हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 20 अक्टूबर के लीगल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए भी है। बात करें आज के टॉपिक्स की, तो आज हम दोनों ही केसेस क्रिमिनल लॉ से कवर करेंगे। हाउएवर, इन दोनों ही केसेस में सिविल लॉ के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इसमें पहला होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें पीरियड ऑफ स्टे के बारे में बात की गई है, और नेक्स्ट वुमेन के राइट ऑफ रेसिडेंस पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको हम देखेंगे। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट सेक्शंस में हम चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी को कवर करेंगे, जिसमें आज सेक्शन 6 से लेकर 20 कवर हो जाएगा। अब देखिए, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली सिविल हो या फिर क्रिमिनल, हाईकोर्ट में लिटिगेशन के लेवल पर आपके क्लाइंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टे लेना होता है। स्टे कोई भी प्रोसीडिंग या फिर ऑर्डर पे लगाया जा सकता है बाय द हायर कोर्ट्स अगेंस्ट इट्स सबऑर्डिनेट्स। ऐसे में आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने क्लाइंट को ये बताएं कि स्टे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टे मिलने के बाद क्लाइंट्स अपने एडवोकेट्स से कांटेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हर हियरिंग में एडवोकेट्स को डेट आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। जब इंटरनेट वगैरह नहीं था तब इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, बट आज के समय में लॉर्डशिप के पास आपके केस का पूरा रिकॉर्ड होता है और दिन प्रतिदिन जुडिशरी इज मूविंग अवे फ्रॉम फेवरिंग द स्टे। अब यहाँ पर हमारे केस का नाम है एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 15/10/2020 को डिसाइड किया था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टे ग्रांट किया गया हो, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, वो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर जाएगा अनलेस एंड अनटिल उस पे एक्सटेंशन ना मिल गया हो। और अगर ट्रायल कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं आता है कि उसको पता चले कि स्टे को एक्सटेंड किया गया है, तो इट शुड सेट अ डेट फॉर ट्रायल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 6 months। मतलब कि 6 महीने के बाद ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर से बाउंड नहीं होगी एंड इट कैन प्रोसीड विद द ट्रायल। अब इस केस में एडिशनल सीजेएम ने ये ऑर्डर कर दिया कि कंप्लेनेंट को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी टू रिज्यूम द ट्रायल, जबकि हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे दिया हुआ था। अब देखिए, सेम नाम से 2018 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि इस 6 महीने के बाद जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा वो बाय एन स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। मतलब कि कोर्ट को उसमें शो करना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टांसेस थे एंड स्टे वाज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ फेयर ट्रायल। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये केस सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों से ही रिलेटेड है। इसी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल दोनों में से किसी भी प्रोसीडिंग्स का हो, जो ट्रायल कोर्ट है उसको स्टे ऑर्डर के 6 महीने के बाद एक डेट फिक्स करनी होगी, ताकि जब स्टे एक्सपायर हो जाए तो प्रोसीडिंग्स वापस से कमेंस की जा सकें। अब देखिए, जो प्रेजेंट केस था ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड था। इसी वजह से आप अगर यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस केस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्पीडी जस्टिस पीसीए एक्ट का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसी वजह से अपने 2018 वाले ही जजमेंट को कोर्ट ने वापस से डायरेक्ट कर दिया, एक तरीके से उसको रीअफर्म करा इन केसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन की राइट ऑफ रेसिडेंस पे क्या कहा। अब देखिए, वैसे तो ये केस डीवी एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिविल अपील है और इसी वजह से ये केस सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही आ जाएगा। केस का नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, और ये 15/10/2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। इस केस में किसी भी शादीशुदा महिला का क्या राइट ऑफ रेसिडेंस होगा इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक वुमन किसी जगह पर रह रही है, इसकी मीनिंग उसकी परमानेंसी से रिलेटेड होगी। मतलब कि वुमेन का ये परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, ना कि वो समय समय पर आके रहने लगे या फिर बहुत ही कैजुअल लिविंग हो एट डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे केसेस में जहां पर वुमेन रह रही है उसको शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता। इस केस में एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 का केस
क्वेश्चन में था और प्रेजेंट केस में इस पिछले प्रेसिडेंट को ओवररूल कर दिया गया और कहा गया कि ऐसे केसेस में रिस्पोंडेंट हस्बैंड के अलावा उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो कि उस शेयर्ड हाउसहोल्ड को एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत कोहैबिट कर रहे हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि शेयर्ड हाउसहोल्ड के लिए सेक्शन 2S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 2S में ही शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए, अभी तो बात करी हमने अपने प्रेजेंट केस की। हाउएवर, बतराज वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने कहा था कि शेयर्ड हाउसहोल्ड में सिर्फ वही हाउसहोल्ड आएगा जो कि हस्बैंड के द्वारा ओन किया जा रहा हो या फिर रेंट पे लिया गया हो, या फिर ऐसा घर जो कि जॉइंट फैमिली के द्वारा ओन किया जा रहा हो जिसका हस्बैंड भी एक मेंबर है। यहाँ पर सेक्शन 17 ऑफ डीवी एक्ट को भी साइड किया गया। सेक्शन 17 में ही वुमेन की राइट ऑफ रेसिडेंस इन शेयर्ड हाउसहोल्ड दी गई है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने शेयर्ड हाउसहोल्ड की मीनिंग को एक्सपैंड कर दिया है और हस्बैंड के अलावा उसमें रिलेटिव्स को भी इंक्लूड कर लिया है एज रिस्पोंडेंट्स इन एनी केस। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सेक्शन 2S में डेफिनेशन दी गई है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट मीन्स से शुरू होता है और दूसरा पार्ट इंक्लूड्स से शुरू होता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करें तो ये जो इंक्लूड्स शब्द है इसमें हम एजिस्डम जनरस का प्रिंसिपल साइट कर सकते हैं। मतलब कि शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन में ये भी बता दिया लेजिस्लेचर ने कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे ऑफ अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। एक शेयर्ड हाउसहोल्ड की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो। सेकेंडली, इसमें वो हाउसहोल्ड इंक्लूड किया जाएगा जो कि या तो ओन किया जा रहा हो और या फिर रेंट पे लिया गया हो जॉइंटली बाय द अग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट, या तो जॉइंटली और या फिर सिंगली। अब देखिए, ऐसे केसेस में जो रिस्पोंडेंट है वो जॉइंट फैमिली का मेंबर होना चाहिए और इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज शेयर्ड हाउसहोल्ड के राइट, टाइटल या इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो हाउस अग्रीव्ड पर्सन का प्रेजेंट ड्वेलिंग प्लेस है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केस के दौरान भी अग्रीव्ड पर्सन वहां पर रह रहा हो, बल्कि जिस डेट पे एप्लीकेशन फाइल की गई है उस डेट पे एग्रीव्ड पर्सन का शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहना जरूरी है। और रीसेंट पास्ट में भी अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी। और सेक्शन 17 और 19 में जो वुमेन के राइट्स दिए गए हैं ये बिल्कुल भी उसके लीगल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब देखिए, सेक्शन 19 में रेसिडेंस ऑर्डर्स के बारे में बात की गई है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि ये एक इनडिफिसिबल राइट है, मतलब कि इसको डन अवे विद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के भी राइट्स हैं कि वो अपनी लाइफ की आखिरी फेज पीसफुली बिताएं और ना कि मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से अपने बुढ़ापे को खराब करें, विच इज बिटवीन सन एंड डॉटर इन लॉ। आइए अब हम देखते हैं चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी को। चैप्टर का नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस। इसके सेक्शन 6 के हिसाब से कोड में जो भी डेफिनेशन दी गई हैं रिलेटेड टू ऑफेंस या फिर पीनल प्रोविजन वो एक्सेप्शंस से सब्जेक्टेड होंगी। अब देखिए, ये सारे एक्सेप्शंस आगे चल के जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर में दिए गए हैं और सेक्शन 6 के हिसाब से ऐसे एक्सेप्शंस को बार बार हर सेक्शन के साथ रिपीट नहीं किया जाएगा। मतलब आपको ये खुद ही अनुमान लगाना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन रिगार्ड्स टू जनरल एक्सेप्शंस। इसके लिए इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल एक्सेप्शंस में एक क्लॉज है जिसके तहत कोई भी चाइल्ड अगर 7 इयर्स से कम का है तो उसके ऊपर कोई भी ऑफेंसेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑफेंस के साथ ये एक्सेप्शन लिखा गया हो, बल्कि ये आपको खुद ही अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि एवरी ऑफेंस इज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। इसके अलावा एक और इलस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने जेड को अप्रहेंड कर लिया विदाउट वारंट, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर। ऐसे में ए जो कि पुलिस ऑफिसर है उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ, और इसीलिए उसका कंडक्ट जनरल एक्सेप्शंस में आता है जिसके प्रोविजन के हिसाब से वो एक्ट
ऑफेंस नहीं माना जाएगा जिसके लिए पर्सन बाउंड है अंडर द लॉ। अब देखिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 के हिसाब से हर ऑफेंस को इन आइसोलेशन प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि अक्यूज्ड ये ना प्रूव कर दे कि उसके ऊपर जनरल एक्सेप्शंस के टर्म्स अप्लाई होते हैं। इसी के ऊपर केस है ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट को साथ में पढ़ना जरूरी है, बिकॉज सेक्शन 105 का पर्पस तब नहीं पता चल सकता अगर हमने सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी नहीं पढ़ा है। अच्छा, एक्सेप्शंस के अलावा एक्सप्लेनेशन पे भी ये चीज लागू की गई है और सेक्शन 7 के हिसाब से अगर किसी वर्ड को या फिर एक्सप्रेशन को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है तो उसको बार बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है और उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन है। अब जेंडर की बात करें तो सेक्शन 8 के हिसाब से आईपीसी में जिस भी जगह पे ही प्रोनाउन यूज किया गया है इट विल इंक्लूड मेल एंड फीमेल बोथ। सेक्शन 9 में नंबर दिया गया है और इसके हिसाब से जहां पर सिंगुलर वर्ड यूज किया गया हो इट इंक्लूड्स प्लूरल नंबर ऑल्सो एंड सेम इज वाइस वर्सा। मतलब मान लीजिए कहीं पर वर्ड शब्द यूज किया गया है तो इट इंक्लूड्स वर्ड्स ऑल्सो, और अगर कहीं पर वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है तो इट इंक्लूड्स वर्ड ऑल्सो। फिर सेक्शन 10 में मैन और वुमेन के बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि मैन डिनोट्स एनी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड सेम इज द केस विद वुमेन ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैन में बॉय नहीं आएगा, बल्कि कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग हो किसी भी एज का उसके ऊपर मैन शब्द ही अप्लाई होगा। फिर सेक्शन 11 में दिया गया है कि पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन। मतलब कि आईपीसी सिर्फ नेचुरल पर्सन्स पे ही अप्लाई नहीं होगा बल्कि लीगल एंटिटीज पे भी लागू हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। फिर सेक्शन 12 के हिसाब से पब्लिक में कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक आ सकती है। फिर सेक्शन 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि इट इंक्लूड्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट जो कि भारत में एम्प्लॉयड हो बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का अर्थ ही सेक्शन 17 में कहा गया है कि इट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, यानी कि दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट आ जाएंगी। इसके बाद सेक्शन 19 के हिसाब से जज में वो सभी लोग आएंगे जिनको डेजिग्नेट किया गया है एज अ जज, लेकिन इसमें कुछ और लोग भी शामिल होंगे। सबसे पहले तो वो लोग जो कि एम्पावर्ड हैं बाय लॉ फॉर गिविंग अ डेफिनेटिव जजमेंट इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर जजमेंट किस चीज को मानते हैं? जजमेंट एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और अगर उसको अपील ना किया गया हो तो उसकी अथॉरिटी कंफर्म हो जाए। इसके बाद कोई भी ऐसी बॉडी ऑफ पर्संस का मेंबर जिसको कि लॉ के अंतर्गत जजमेंट देने की पावर दी गई हो वो सभी लोग जज में काउंट होंगे। इसके बाद इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। अब लास्ट में सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात की गई है और इसमें वो जज आएंगे जो लॉ के द्वारा एम्पावर किए गए हों टू एक्ट जुडिशियली। हाउएवर ऐसे लोग उन्हीं एक्ट्स के लिए एम्पावर किए जाएंगे जो कि जुडिशियल एक्ट्स हों। अब इसी सेक्शन में कल हम सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी को पढ़ेंगे जिसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात की गई है। उम्मीद है कि आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आ रहा होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 20 अक्टूबर के लीगल करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।